नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। इस वक्त हम बैठे हैं रोहतक में सेक्टर 14 में और मेरे साथ जो बहन बैठी हैं वो बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं खेल जगत से। इनका जो लगाव रहा है गेम से वो शूटिंग से रहा है। शूटिंग में ये वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। आसिमा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपका एक और भाई आपको बता दूं, आसिमा के पिताजी, आसिमा बहुत छोटी थी उस वक्त, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। और मैं कह सकता हूं कि आसिमा के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां, देखो जो मेहनत इनकी रही है ना, जो ये वर्ल्ड चैंपियन तक पहुंची हैं और बहुत कम समय में, इसके पीछे बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी इनके सामने आई हैं। और जो आदमी अपनी लगन से, मेहनत से और अपने खेल से या अपने कोई भी एक प्रोफेशन जिसने चुना है उससे प्यार करता हो तो वो कहीं ना कहीं एक दिन मंजिल को जरूर पा लेता, जिस प्रकार से आसिमा ने हासिल किया। और अभी तो सफ़र बहुत बाकी है। हाँ। मैं इसलिए इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कि बच्चा किस प्रकार से टैकल कर लेता है इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जिसके घर में कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी नहीं है। कि जो भाई देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो से आपके बच्चे शूटिंग के बारे में सीख सकता है, शूटिंग में किस प्रकार से अपना करियर बना सकते हैं, सारी की सारी जानूंगा। आसिमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जी आसिमा भाई, ठीक ठाक है ना? हाँ जी, कैसा चल रहा है गेम? सब अच्छा चल रहा है। अभी नेशनल्स आने वाले हैं तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा पहले ना थोड़ा सा घर की बात करते हैं। हाँ जी। किस प्रकार का रेसिपी बना लेते हो आप? रेसिपी मतलब खाना? हाँ हाँ मुझे खाना बनाना नहीं। बताया था कि पिताजी बहुत जल्दी चले गए थे, आप बहुत छोटे थे। किस प्रकार की परिस्थितियां रही थी घर में? कैसा रहा बेटा इन चीज़ों से निकल करके यहाँ तक पहुँचना? तो मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, तो इन्होंने हमें कभी भी फील नहीं होने दिया। जी, बहुत अच्छी बात तो और मतलब फाइनेंशियली भी हमें कोई, मतलब मम्मी ने कुछ फील नहीं होने दिया कभी भी, क्योंकि मम्मी खुद ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं, मम्मी भी 10 चीज़ें करती हैं साथ में, ताकि हमें किसी भी चीज़ की कमी ना फील हो। तो हमने जिस भी चीज़ पे हाथ रखा आज तक हमें वो, मतलब मम्मी ने कभी भी मना नहीं करा। आसिमा, कैसी दिनचर्या रहती है भाई? मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मेरी शूटिंग रेंज वहीं पे है। जी। तो मैं सुबह 9 बजे रेंज पे पहुंच जाती हूँ। अच्छा। तो हमारी ट्रेनिंग चलती है सुबह 9 से लेके 2:30, 3, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं। अच्छा। इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, जैसे कोच बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 बजे तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, फिर खाना वाना बीच में ही चलता रहता है, फिर वापस आते हैं, रेस्ट करते हैं 1 घंटा, फिर उसके बाद जिम करते हैं। अच्छा। मतलब हमें क्योंकि फिजिकल की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। तो 2 घंटा जिम करते हैं, फिर वापस आके फ्रेश वगैरह होके नहा के फिर खाना खा के फिर हम थकी इतने रहते हैं कि फिर उसके बाद सो जाते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। फिर अगले दिन सेम। बिल्कुल। हाँ अच्छा, खाने में डाइट किस प्रकार की रखते हैं खिलाड़ी? डाइट में हमें कुछ, मतलब इस मैच के टाइम पे स्पेसिफिकली, मतलब हमें इस प्रकार के खाने खाने पड़ते हैं कि हम अगले दिन लेजी ना हो। जी। तो रात को कार्ब्स ज्यादा खाओ। अच्छा। फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाओ। सुबह उठ के सीरियल्स खाओ, मीठा ना खाओ। अब मेरा कुछ थोड़ा अलग है, मेरे कोच भी मुझे बोलते हैं, मैं कोक बहुत ज्यादा पीती हूँ। अच्छा। तो उससे मुझे थोड़ा शुगर रश मिलता है, तो मैं वो बहुत पीती हूँ मैच से पहले। तो मेरा तो बहुत अलग है, मेरा नॉर्मल एथलीट्स की तरह नहीं है। जी जी। तो यही है मेरा स्पेसिफिकली, तो मतलब मेरा बिल्कुल ही अलग जो है, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट मेरे हिसाब से प्लान करते हैं। मैं चाट वगैरह भी बहुत खाती हूँ। तो मैच से पहले मैं वो भी खाती हूँ ताकि मैं थोड़ा खुश रहूँ। ठीक बात है। मेरा बहुत अलग है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आसिमा, कितनी उम्र है, कितना वेट है? मेरी उम्र 21 है, 21 साल, और वेट मेरा होगा 60 किलो के आसपास। तो अच्छा, ठीक है। आसिमा, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना आप अपना, आप अपने एक बार बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड। मैं आशिमा अहलावत हूँ। तो मैं पैदाइश तो मेरी रोहतक की ही है। अच्छा। गांव मेरा खरखड़ा है महम में। जी। और हमारे घर पे मम्मी, मान्या, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन रहती हैं साथ में। जी। तो यही है। तो आसिमा, यही से शुरू करते हैं बेटा कि जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कि खेल से कैसे लगा हुआ? तो मैं जब 10th या 11th स्टैंडर्ड में थी, तो तब उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे 2018 में। जी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम में शूटिंग के काफी मेडल्स आए, डबल ट्रैप में मैं ट्रैप करती हूँ। अच्छा, ट्रैप है? हाँ जी। ये ट्रैप होता क्या है? ट्रैप होता है, आपके पास 12 बोर की बंदूक होती है। अच्छा। तो क्ले टारगेट्स होते हैं। अच्छा। तो वो उड़ते हैं, किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकते हो, तो आपको उन्हें मारना होता है। अच्छा, यूं जैसे भाई छल्ला फेंक दिया कोई भी चीज है और उसको आप वो करना है, उसको आपको मारना पड़ता है। जी।
और फिर राइफल पिस्टल होता है। तो उस अच्छा। टाइम पे मतलब मेरी जो आइडल है वो श्रेयसी सिंह है। तो उस टाइम पे श्रेयसी सिंह का गोल्ड मेडल आया था हमारे अच्छा, उसमें, तो हाँ, तब मैं हाँ। बहुत मोटिवेट हुई थी। अच्छा, अच्छा। तो फिर तब से मैंने उसको देखा। फिर उस टाइम पे मेरे को एडमिशन लेना था 12th में अच्छे कॉलेज में। जी। तो मैं शूटिंग नहीं कर सकती थी उस टाइम पे क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता, हाँ, बिल्कुल ताकि ठीक मैं बात है। लेडी श्री राम कॉलेज मेरा ड्रीम था, ताकि अच्छा। उसमें एडमिशन ले सकूं। जी, जी। तो मुझे मम्मा ने बोला कि तू लेडी श्री राम में एडमिशन ले ले, उसके बाद जो करना है कर लियो। तो फिर मैंने बहुत पढ़ी, मैंने बहुत मेहनत करी कि मैं एक मार्क्स लेके आऊँ ताकि मेरा एडमिशन हो जाए जी, उधर। पहले सबसे पहले हाँ। ये ज़रूरी था। तो ठीक बात है। और जब अगर मेरा वहाँ पे एडमिशन होता तो मेरे लिए शूटिंग भी आसान पड़ती क्योंकि रेंज भी मेरी पास में ही थी। ठीक बात है। तो फिर मैंने पढ़ा, एडमिशन लिया, मैं सिटी टॉपर थी। अच्छा। 98.5 मेरे मार्क्स आए थे बहुत 12th में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एडमिशन लिया, फिर उसके बाद हमने शूटिंग शुरू करी। तब हमारा प्लान था शूटिंग शुरू करने का, फिर कोविड आ गया। तो करते करते 2021 में फिर हमने शूटिंग शुरू करी। अब मैं फुल टाइम शूटिंग ही कर रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई। और ये एक अगला सवाल मेरा तो यहीं से निकल गया कि इतने अच्छे, पहले तो आप कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई भी किस प्रकार से मेंटेन करी और गेम को कैसे मेंटेन किया, एजुकेशन के साथ साथ किस प्रकार से? एजुकेशन मतलब जब मेरा एडमिशन हुआ लेडी श्री राम कॉलेज में, तो मेरे को मेरे कॉलेज से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कभी अटेंडेंस में तंग नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप बस शूटिंग करो, अच्छा। एग्जाम्स टाइम पे देने हैं, बात खत्म। जी। तो फिर मैं उस टाइम पे शूटिंग करने लगी। फिर जैसे मेरे मेडल्स आए तो मेरे को घर वालों ने भी और ज़्यादा मोटिवेट किया कि तू जी, बिल्कुल। इसमें कर, फुल टाइम दे। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था तो फिर मेरे रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने लग गए थे। पहला मेडल किस प्रकार की प्रतियोगिता थी जिसमें आपका आया? पहला मेडल हमारा हरियाणा स्टेट्स था। वो इतना मतलब कुछ मेरी खास याद उससे है नहीं, वो मेरे को बहुत इजीली मिल गया, इतना कुछ कंपटीशन था नहीं। अच्छा। फिर जब मेरा जो मेन मेडल था नॉर्थ जोन में आया था। नॉर्थ जोन में? हाँ, वो मेरा आया था अप्रैल 2021 में मेरा मेडल आया था। जिस वक्त कोविड पूरे जोरों शोरों पे था। हाँ जी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो 2021 में मेरा नॉर्थ जोन में मेडल आया था। तो मैंने हमारा पर्सनल बेस्ट मैंने स्कोर मारा था उधर जाके। अच्छा। तो और वो रिकॉर्ड था, नॉर्थ जोन रिकॉर्ड है। ये कितना मीटर का था अपना? 76 मीटर ट्रैप, 76, एक ही इवेंट है। ठीक है। तो इसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली क्योंकि जो मैंने स्कोर मारा था वो नेशनल लेवल का स्कोर था। तो मुझे हुआ कि मैं कर सकती हूँ उसको आगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा आशिमा, एक और खास बात मेरे को तो एक और चीज़ आपका निकल गई यहाँ से। हाँ जी। आप कहते हो ट्रैप कर रहे हो, एक तो सीधा जो राइफल से शूट वो करते हैं भी, टारगेट पेपर पे या जो भी एक चीज़ होती है उसके ऊपर लगाना आता है। एक आप ट्रैप की बात कर रहे हो तो ये तो और भी मुश्किल है। हाँ, ये सबसे मुश्किल है। इसको लोगों को कैच करने में ही 2-3 साल लग जाते हैं क्योंकि बंदूक का झटका बहुत तेज लगता है। तो झटका और उसके ऊपर रनिंग किसी चीज़ के ऊपर आपने करना है। हाँ जी। ये सही बात है। स्कोप ऑफ एरर बहुत कम है। बिल्कुल। तो कितने दिन में मतलब आपको ये लगने लगा था कि अब मैं इसमें काफ़ी ठीक ठाक हो गया? तो जब मेरा फर्स्ट मेडल आया था नॉर्थ जोन में, तभी से ही मुझे लगने लग गया था। 3-4 महीने में मुझे लग रहा था कि मैं इंडियन टीम में आ सकती हूँ। अच्छा। तो मुझे हुआ था अंदर से कि मैं अब आ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा। असीमा, मैं एक ना कोई भी जो अचीवमेंट जिसकी होती है ना, हाँ जी। उससे मैं जब बात करता हूँ तो मैं एक बीइंग ए टीचर भी हूँ, तो मैं तो बच्चों को कहता भी हूँ कि जिस वक्त आपको थापी लग जाए ना, चाहे वो टीचर की हो, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे किसी और अभिभावक की भी हो, जब आप कोई खास करके आते हैं उस पर आपकी थापी लगती, थापी का मतलब वो कपड़े धोने वाली नहीं भाई, थापी कमर में शाबाशी वाली, शाबाश बेटा, तो वहीं से अपना है ना कह सकते हैं 50% टारगेट तो आपका सेट हो जाता है कि आप है ना ये कर सकते हो, इसमें आपकी रुचि अच्छी है और इसमें आप जा सकते हैं। तो 50% तक आप है ना एक कह सकते हैं जो अपना लक्ष्य है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो पहली थापी आपका कब लगी थी? पहली जैसे जब यूं लगा होगा हाँ अब ये सही, यही मुझे करना है। तो सबसे पहले नॉर्थ जोन हुआ, फिर नेशनल हुआ, फिर उसके बाद एक हमारा कंपटीशन हुआ था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज, नेशनल लेवल कंपटीशन, पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज का मैच था। ऑल इंडिया चैंपियनशिप। हाँ जी। हाँ। तो यूनिवर्सिटी हाँ जी, चैंपियनशिप 2022 में वो हुई थी। अच्छा। अप्रैल में। तो तब मैंने बहुत अच्छा एक स्कोर मारा था, मतलब उस टाइम पे ऐसा स्कोर कोई मार नहीं रहा था इंडिया में। तो मैंने वैसा स्कोर मारा था, मेरा मेडल आया था। और उसके बेसिस पे मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी सिलेक्ट हुई अभी, जिसमें मेरा मेडल आया है रिसेंटली। बहुत बढ़िया। तो तब जाके मुझे हुआ कि हाँ मतलब मैं कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकती हूँ। ठीक बात है। हाँ। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेंगे भाई अचीवमेंट की। अचीवमेंट जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन तक का सब। सबसे पहला मेडल मैंने आपको बताया नॉर्थ जोन में मेरा हुआ, फिर 2 नेशनल्स हुए, एक में गोल्ड था, एक में सिल्वर था, टीम मेडल गोल्ड सिल्वर जी। फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में तो मैं लगातार मेडलिस्ट रही ही हूँ। अच्छा। उसमें कभी भी मैं खाली हाथ वापस आई नहीं हूँ, तो उसमें लगातार मैं मेडलिस्ट रही हूँ। फिर मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था वो
वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में? हाँ, तो डे 1 में मैं बहुत अच्छा चल रही थी। मैंने 68 मारा हुआ था 75 में से। मैं टॉप 6 में, हमारा फाइनल्स होता है मेडल मैच टॉप 6 का जी। तो मैं टॉप 6 में चल रही थी। तो मैं तो उसमें भी जाती, पर वहाँ मेरे साथ एक वो हादसा हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए थे वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गई वो थी बस वो दिमाग कहीं। हाँ, ठीक बात। तो वहाँ पे फिर मेरी 8th रैंक आई थी। अच्छा। फिर उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, तो वहाँ पे तो मैं थोड़ा अलर्ट होके गई थी कि अब की बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक बात। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मैं टॉप 6 में आई। अच्छा। 10 लोगों का शूट ऑफ था। अच्छा। उसमें मैं टॉप 6 में घुसी। बहुत बढ़िया। तो टॉप 6 में मैं घुसी मेडल मैच में, उसमें मैं 5th पोजीशन आई। फिर मेरी वर्ल्ड रैंक 5 थी उस टाइम पे। फिर उसके अगला वहीं पे कोरिया में हमारी एशियन चैंपियनशिप्स थी, तो वहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर मारा था। फाइनल्स में मैं घुसी और मेरा गोल्ड मेडल आया था वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे मतलब आज तक किसी लड़की का गोल्ड मेडल आया नहीं है इंटरनेशनली ट्रैप में, तो वो एक हिस्ट्री थी। फिर उसके बाद हमारे नेशनल गेम्स हुए गोवा में, जो 4 साल में एक बार होते हैं। वहाँ पे भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। मैं सीनियर्स के साथ कम्पीट करी थी, हालांकि मैं एक जूनियर हूँ। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर उसके बाद पिछले साल ही नेशनल्स हुए हमारे, तो तब मैंने 117 मारा 125 में से, तो वो नेशनल रिकॉर्ड था। तो मैंने नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट करा। मेरे 2 गोल्ड मेडल्स थे उस वाले नेशनल्स में। फिर टीम सिलेक्शन में मैं टीम में भी घुसी। फिर वर्ल्ड कप खेला एक, फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरू मैंने आपको बताया, तो अभी फिलहाल मेरी वर्ल्ड रैंक 4th चल रही है। अच्छा। तो ये हुआ। फिर अभी रिसेंटली जो हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप्स हुई हैं जी, उसमें मेरा मेडल अभी आया है। तो इसमें भी मैंने दोबारा नेशनल रिकॉर्ड मारा 117। तो देखो भाई, ये इन्होंने जो अपनी जर्नी बताई है बहुत कम समय की है। कोविड जब आया था तो उस वक्त से लेकर के और आज तक का जो इनका समय रहा है, मैं कहता हूँ कि आसिमा निराश नहीं हुई। इनका जो गेम था, इनका जो लक था, वो रोज़ रहा है जब भी ये गेम करती रही हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने सफलता के झंडे गाड़े, इसमें कोई दुराय नहीं। और आसिमा जो यहाँ पर मेरे साथ बहन बैठी है, वाकई में ये सब के लिए, जो बच्चे यंग हैं, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो मॉडल है। और इनके मॉडल कौन बताया आपने? श्रेयसी सिंह। अच्छा। हाँ। एक बार अपने जो वेपन्स है ना वो दिखाओ मुझे आप, क्योंकि मैं तो है ना ये, हालांकि मैंने एनसीसी के दौरान तो ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये आप दिखाओ जस्ट। और एक एक चीज़ बताना बेटा किस प्रकार से। तो ये मेरी कंपटीशन वेपन है, ये ट्रिगर है जैसे आप देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और एक मिनट, ये पूरी किट है। हाँ, ये यस पूरा केस है। और ये बैरल है। आसिमा ने बताया भाई 76 मीटर की रेंज इनकी मुकाबले में रहती हैं। ये पूरी गन है। अच्छा, देखिए भाई ठीक है। अच्छा ओके, ये तो काफ़ी हैवी है भाई। हाँ जी। तो आप इसको शोल्डर पे रखते हो या कैसे? शोल्डर पे रखते हैं हम। शोल्डर पे रखते हो, तो आप खड़े होके चलाते हैं। ये तो और भी है, और भी मुश्किल है। हाँ जी। हर से ये 76 मीटर तक की रेंज है इसकी। बिल्कुल। और इन्होंने बताया कि अभी भी है ना, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ट्रैप होता क्या है। हाँ। उसमें ये बताया कि जैसे कोई चीज की जाती है, क्या होता है वो क्ले से बना होता है, एक डिस्क टाइप का होता है। डिस्क टाइप का होता है। तो नीचे मशीन्स लगी होती हैं। अच्छा, वो उससे दबाएंगे। हाँ जी। और वो निकल के जाएगा। ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट या स्ट्रेट, किसी भी डायरेक्शन में। और उसमें तो हवा चल गई तो और भी मुश्किल हो जाता है। फिर वो उस हिसाब से फिर हमें ट्रेनिंग की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हवा चल जाए तो आपने किस प्रकार से उसको मैनेज करना। ठीक बात है। तो आशिमा, अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट मेरा 2026 में भी हमारे एशियन गेम्स हैं जी। उसमें टीम में आना सबसे पहले तो, और फिर वहाँ पे जाके मेडल लेके आना, गोल्ड मेडल लेके आना। फिर 2028 में ओलंपिक्स। अल्टीमेटली मेरा गोल तो वही है जी। हाँ जी। आसिमा, देखो हरियाणा की बेटियां वैसे तो बहुत अच्छा कमाल करती हैं गेम में भी, चाहे किसी में भी, और आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। आप एजुकेशन के साथ साथ बहुत अच्छी पढ़ाई, यूँ नहीं कह सकते कि हर आदमी में सारी खूबियाँ नहीं हो सकती, लेकिन आपके अंदर हैं। आपने अपने एजुकेशन को मेंटेन रखा है और साथ के साथ में आपने इस गेम को भी बहुत अच्छा बनाया है और कम समय में। तो नहीं लगता है कि जैसे हरियाणा की और भी बेटियाँ या उनके अभिभावक थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, सरकार कुछ अच्छा कर ले, सोच ले तो वो भी कर दे, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटियाँ नहीं जा पाती उस स्तर तक। क्यों ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है ऐसा, पर
जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक हरियाणा सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, स्पेशली मतलब जहाँ पे मैं शूटिंग करती हूँ तो और स्टेट्स इतना सपोर्ट नहीं करते हैं जितना हमारी हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा। हाँ, और पेरेंट्स अगर मतलब थोड़ा सा और मोटिवेट करें स्पेशली लड़कियों को, तो उनमें लड़कों से ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो परफॉर्म करें, क्योंकि उनका फोकस ज़्यादा होता है लड़कों से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो थोड़ा पेरेंट्स अगर लड़कियों को ज़्यादा पुश करें तो फिर ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि लड़कियां वाकई में वो सिंसियर है और सीरियस होती हैं अपने गेम के प्रति भी, चाहे वो एजुकेशन में है तो वहाँ पर भी, और इसी का परिणाम होता है कि वो कहीं ना कहीं फिर भी लड़कों से लड़कियां आगे ही रहती हैं। ये जो गेम है आशिमा, ये किस प्रकार का महंगा है, कैसे क्या है? तो मतलब ये गेम सबसे महंगा गेम है अभी फिलहाल, है ना, पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी बंदूक की मतलब 8 लाख से शुरू होती है, 8 से 10 लाख तक से शुरू होती है। हाँ। और हम तो आधे लोग तो ये इसे सोचना बंद कर देते हैं। हाँ जी। फिर एक जो कारतूस आता है, हम दिन के 150-200 चला लेते हैं। अच्छा। एक कारतूस 60 से 80 रुपए के बीच में आता है जी। पहले 40 का होता था, महंगाई की वजह से 60 से 80 के रूप। फिर एक क्ले टारगेट जो आप मारते हो उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। तो एक क्ले टारगेट 10-11 रुपए का आता है, तो आपका एक दिन का ही खर्चा 7-8 हजार 10 हजार तक का हो जाता है इस गेम में। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक बात है। बहुत महंगा गेम है। हाँ, थोड़ा सा अफोर्ड करना है तो मुश्किल, ठीक बात है बिल्कुल। अच्छा, इस गेम को करना चाहें, देखो जिसके मन में कुछ काम करने की इच्छा होती है और जो अफोर्ड कर सकता है, और माँ बाप तो भाई कुछ भी कर सकता है अपने बच्चे के लिए जब और उसके अंदर इच्छा शक्ति है। तो किस प्रकार से शुरुआत करे एक बच्चा, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखे, क्योंकि तो महंगा भी है, समय खराब भी नहीं करना और पैसे की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तो ऐसा ना हो कि वो बच्चा कहीं का ना रहे। तो किस प्रकार से सही वो दिशा में कहाँ से कैसे एकेडमिक या किस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर के इसमें चले? तो मैंने तो शुरुआत मतलब 1 साल तक तो मैंने अपनी खुद की बंदूक नहीं ली थी। मैं मेरी बेटी को करवाना चाहूँ, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक प्राइवेट आपको अकेडमी पकड़नी, क्योंकि हम अभी गवर्नमेंट अकेडमीज में हैं। जी। तो प्राइवेट अकेडमी में वो आपको गन देंगे, गाइडेंस देंगे कि कहाँ से आपको कारतूस सस्ते मिलेंगे, कहाँ से आपको टारगेट लेने हैं, तो वो सब गाइडेंस आपको देते हैं। कोचिंग फीस वगैरह वो सब कुछ वो बताते हैं वहाँ पे आपको, तो आपको वहाँ से कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो और अगर जस्ट इन केस मतलब आप अच्छी नहीं चला पा रहे हो, तो ये भी नहीं हो ना कि आपने बंदूक भी ले ली अब तो। जी। तो फिर आप 8-10 लाख के अंडर तो वैसे ही चले जाते हो। ठीक बात। तो वहाँ पे वो बंदूक आपको 1 साल तक अपनी देंगे कि आप चलाओ उनकी बंदूक 8-10 साल तक। तो मैंने मानव रचना से करी थी फरीदाबाद से। फिर उसके बाद जब मैं नेशनल्स खेली तो मैंने अपनी बंदूक ली। फिर मैं गवर्नमेंट अकेडमी में गई, अभी मैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हूँ करनी सिंह में। ठीक बात। तो अब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे लिए तो मतलब पर्सनली इतना हार्ड रहा नहीं, क्योंकि मम्मी ने वो चीज़ मुझे फील होने नहीं दी। शायद मम्मी के लिए रहा होगा, बट मम्मी ने मुझे वो मेरे ऊपर वो चीज़ कभी भी नहीं आने दी। ठीक बात। क्या मैसेज करना चाहेंगे भाई? मैसेज में यही कन्वे करती रहूँगी कि जो आपको पसंद है आपको वो चीज़ करनी चाहिए, आप किसी की मत सुनो। अब जैसे मैं जब शूटिंग करी थी मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि क्यों कर रहे हो, पढ़ाई में आप इतने अच्छे हो। मुझे लगा मैं पढ़ाई में कहाँ तक ही चली जाऊँगी, जहाँ तक मैं शूटिंग पे गई हूँ शायद मैं पढ़ाई में अगर होती तो वहाँ तक ना जा पाती। तो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है आपको वो चीज़ करनी चाहिए, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में बहुत आगे तक जा सकते हो। ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही। कितने देशों के आपने दौरे किए अभी तक? 8-10 देशों के कर चुकी हूँ मैं अभी तक। तो बहुत बढ़िया। और अभी आगे और भी टाइम है। बहुत बढ़िया। मैंने आसिमा से बात की थी, और सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि आसिमा जो यहाँ तक पहुँची है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत, जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट जिन्होंने किया और किसी प्रकार की कमी इनको नहीं आने दी है, और आज ये जिस मुकाम पे पहुँची हैं उनका जो सारा श्रेय है वो इनकी मदर को जाता है, और बहुत ही आदरणीय हैं डॉक्टर सुमित्रा अहलावत जी। आप प्रोफेसर हैं। एक जो टीचर होता है ना वो अपने बच्चों को टीचिंग की तरफ ले जाने की ज़्यादा कोशिश रखती है, और बड़ा कहीं ना कहीं जोखिम भरा भी लगता है जब बच्चा किसी और फील्ड में जाता है, गेम में खास करके। और तो कैसा लगा मैम आपको, जैसे किस प्रकार से? ये ढांढा साहब बहुत लंबी अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आशिमा को जो मैंने शुरू से ही, क्योंकि जो स्टार्टिंग फेज थी आशिमा की 7.5 साल की थी जब मेरे हस्बैंड पास्ट अवे हो गए थे, तो आशिमा 7.5 साल की थी। तो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा शुरू से ही थी। इवन एकेडमिक भी, डिबेट्स में, कंपटीशन, मतलब मुझे कहीं ये फील ही नहीं हुआ कि भाई ये बच्ची किसी एंगल से कम है। तो 10th 11th में थी ये मेरे ख्याल से, इसने बोला मेरे को कि मेरे को शूटिंग करनी है। उससे पहले इसने बैडमिंटन भी खेला है,
उसमें भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काफ़ी मेडल्स हैं इसके। अच्छा। हाँ जी। और इवन एक MUN होता था डिबेट्स, बड़ा अच्छा बोलती थी ये, बहुत अच्छा लिखती थी ये। तो मेरे को तो यूँ था कि मेरे को तो इसको एकेडमिकली बहुत ऊंचा लेके जाना है जी। तो 11th में थी मेरे ख्याल से आशिमा, तो इसने मेरे को कहा कि मुझे शूटिंग करनी है। अच्छा। और मैंने इसको डाल भी दिया। उस टाइम इसने नॉन मेडिकल लिया हुआ था। बताओ। फिर मुझे लगा कि भाई ये तो टाइम वेस्ट कर रही है, तो मैंने कहा तू डिसीजन एक ले, या तो तू एकेडमिकली कर या तू। तो बोली ठीक है, अगर मेरे 98% आ गए तो मुझे शूटिंग करवा देना। मैंने कहा डन। मुझे लगा कि कहाँ 98 आएंगे, 95 से टारगेट भी बड़ा रख के ये चली। तो मैंने कहा कहाँ आएंगे, 95 इसके आएंगे और ये छोड़ देगी जी। बट सी स्कोर्ड की 98.6। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम मुझे बड़ा यूं लगा, तो इसने कहा, और कोविड था उस टाइम, तो कोविड की फेज में जब इसने मैंने इसको हॉर्स राइडिंग में भी करवा दिया। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने इसको हॉर्स राइडिंग कोविड में ज्वाइन करवाया। मैंने कहा हो सकता है ये इसमें हो जाएगी। वहाँ पे भी इसने बड़ा अच्छा किया। विद इन 2 मंथ इसने बड़ी अच्छी हॉर्स राइडिंग सीख ली। नेशनल लेवल पे भी खेल के आई उसमें भी ये, तो बड़ा अच्छा इसने उसमें किया। फिर इसको लगा कि नहीं, इसका पैशन वही था कि मुझे तो शूटिंग ही करनी है। तो फिर इसने मेरे को कहा कि फिर मैंने सर्च किया सारा, इसी ने किया बल्कि। तो मानव रचना उस टाइम ओपन था और जो सरकारी जो रेंज थी वो बंद थी। अच्छा। तो मानव रचना मेरे लिए बहुत बड़ा वो था, क्योंकि मैं अकेली थी, सिंगल मदर थी, तो हर कोई डिसीजन, क्योंकि देखो कोई मेरी बैकग्राउंड नहीं थी स्पोर्ट्स की। ठीक बात है। फिर मुझे ये था कि परिवार को भी मुझे जवाब देना है, हर किसी को मुझे, देखो एक बार यूँ होता है कि तो मैंने डिस्कस किया मेरे परिवार से। मैंने इसका तो मुझे पता था कि ये तो डन करेगी। तो मैंने परिवार से डिस्कस किया, तो किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, पर मेरा फिर मुझे खुद यूँ लगा कि जब मैं मेरे बच्चे के लिए नहीं ले सकती डिसीजन, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जो तेरे को लगे तू चल। बहुत बढ़िया। तो मैंने फाइनली अपना डिसीजन लिया और मैंने इसको मानव रचना ज्वाइन करवा दिया। बहुत महंगा भी था। मैं सोचती रही, मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा। स्टार्टिंग जब मैंने ज्वाइन करवाया तो 3 लाख रुपए पर मंथ मेरा खर्चा था। डेली अप डाउन इस लड़की ने 2.5। वहाँ से मुझे लगा कि ये कुछ भी कर सकती है, मतलब ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हर चीज़ें जीत सकती है। बिल्कुल। तो इसका जो पैशन, जो जुनून था, उसके बाद फिर मैंने भी नहीं पीछे मुड़ के देखा और इसने भी नहीं देखा जी। बिल्कुल। मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल। विद इन 3 ईयर मेरे ख्याल से इसके 22 या 23 मेडल, स्टेट, नेशनल, ओपन, तो इतने मेडल इसके हैं और 4 इसके इंटरनेशनल मेडल हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स और बच्चों के प्रति वो कैसा नज़रिया रखें, किस प्रकार से अपने उनकी प्रतिभा को पहचानें? देखो, स्पेशली अगर मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँ तो पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल। हालात चाहे जैसे भी हों, स्थिति विपरीत हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन हर कोई, और स्पेशली लड़कियों के ऊपर, जब तक माँ बाप ट्रस्ट नहीं जताएंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि नहीं मेरा भी बच्चा, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा पीछे रहेगा। समस्या आजकल यहाँ आती है कि हम करवाना भी चाहते हैं और विश्वास भी नहीं करना चाहते कि पता नहीं हमारा बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मेरी बेटी अकेली रहती है, मेरे को कभी ये टेंशन नहीं होती कि मेरी बेटी अकेली है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये विश्वास है वो कहाँ तक जा सकती है और क्या कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज तो बीइंग अ सिंगल मदर मुझे इतनी मुश्किल हो जाती कि भी पता नहीं मेरी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो विश्वास होना बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको अपने बच्चों के ऊपर विश्वास होता है तो बच्चा 100 से भी 150 करके जाता है। बिल्कुल। जब आप विश्वास नहीं करते तो बच्चा फिर पीछे हट जाता है। ठीक बात है। और मेरी बेटी ने तो प्रूव किया है इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज़रूरी है अपने बच्चों को पहचानें, उनकी प्रतिभा को, और उन पर विश्वास करें, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा हद तक अच्छे परिणाम हमें दे सकते हैं। और ख़ास करके बेटियों के बारे में बताया, मैं तो मैडम एक बात और कहता हूँ, बेटों से आधे से भी कम खर्चा अगर बेटियों पे लगा दें या थोड़ा सा उनके प्रति ऐसा सोच करके काम कर लें, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छे रिजल्ट वो में दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकती हैं जी। और मेरी तो हैं ही दोनों बेटी। और ये तो आसिमा ने बताया भी है कि लड़कियां किस प्रकार से, क्योंकि वो तो बहुत डिसिप्लिन रहती हैं और अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों को, और तभी वो जल्दी और अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। तो आसिमा से बात की और आपसे बात की। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा आपसे लेता हूं अनुमति। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी संजय जी।